बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि किस प्रकार से शक्ति, सत्ता, वैधता इत्यादि कार्य करती है, लेकिन इसके उपरांत भी मैंने आपको अधिकारों के बारे में बताया कि अधिकार व्यक्ति के वे मौलिक तत्व होते हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने जीवन का निर्वहन नहीं कर सकता और न ही किसी प्रकार से सार्वजनिक कार्यों में रुचि ले सकता है। इसी के साथ जुड़ा हुआ है आपका जो अगला टॉपिक है, वो है आपकी स्वतंत्रता एवं समानता, जो अधिकारों के ही एक रूप के रूप में माने जाते हैं। यदि अधिकारों के तहत यदि कोई महत्वपूर्ण अगर चीज़ है तो वो है आपकी स्वतंत्रता एवं समानता, और उसी को आधार मानकर आज अपन इसको चैप्टर लेते हैं, स्वतंत्रता एवं समानता। इसमें पहला देखिए कि पहला है आपका स्वतंत्रता। अपन ये मानते हैं कि स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए अति आवश्यक होती है और यह प्राकृतिक रूप से है, लेकिन प्राकृतिक रूप से यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्रताओं का उपभोग करता है तो निश्चित रूप से किए गए कार्यों का प्रभाव दूसरों पर अवश्य पड़ता है। और यदि स्वतंत्रताओं का उपभोग करते समय यदि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का हनन होता है तो ऐसी स्वतंत्रताओं को अपन स्वतंत्रता का रूप नहीं कहकर केवल व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित स्वतंत्रताएं कहते हैं। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता किस प्रकार से कार्य करती है, इसके कौन से रूप होते हैं, इस बात की आपको व्याख्या की जाए। वास्तविक रूप से अगर देखा जाता है तो स्वतंत्रता होब्स के अनुसार जो निर्धारित की गई है उसके अनुसार यह निर्धारित है कि स्वतंत्रता किए जाने वाले कार्य वे हैं जो व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सार्वजनिक विकास में सहयोग प्रदान करते हैं, और इस प्रकार की स्वतंत्रताओं में किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। या अपन ये कह सकते हैं कि व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले वे कार्य जो व्यक्तिगत विकास में सहायक होते हैं वे सभी स्वतंत्रताएं। या अपन ये कह सकते हैं कि राज्य एवं व्यक्ति के द्वारा जिन कार्यों को संपादित किया जाता है और जिनका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता है उसे भी अपन पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का रूप कहते हैं। लेकिन फिलहाल अपन मानते हैं कि स्वतंत्रता की यह एक पक्षीय परिभाषा को निर्धारित करता है। कुछ विद्वानों ने स्वतंत्रता को दो भागों में विभाजित किया है और इसके तहत अपन ये मानते हैं कि स्वतंत्रता के जो आपको दो रूप दिए गए हैं उसमें पहला है आपका नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता के तहत तो अपन मानते हैं कि जैसे कि हॉब्स इसका सबसे बड़ा समर्थक रहा है कि वह मानता है कि बंधनों का नहीं होना ही स्वतंत्रता है, अर्थात यदि उन पर किसी प्रकार के अगर बंधन होते हैं तो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं कि जब किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है तो इन स्वतंत्रताओं का प्रभाव दूसरों पर अवश्य पड़ता है, या अपन ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अपनी जब स्वतंत्रताओं का उपभोग करता है तो दूसरे की स्वतंत्रता या दूसरे नागरिक की स्वतंत्रताएं प्रभावित होती हैं या सीमित होती हैं। इसे अपन नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में मानते हैं। लेकिन अधिकांशतः विद्वान सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में है। जैसे कि अपन मानते हैं कि स्पेंसर है, लॉस्की है, गेटल है, टी.एच. ग्रीन है, ये इसी प्रकार के विचारक हैं जो सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं और नकारात्मक स्वतंत्रता को नज़रअंदाज करते हैं। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि बंधनों का नहीं होना ही स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रताएं तभी कायम की जा सकती हैं जब उस पर कुछ बंधन लगे होते हैं, यानी बंधनों का होना स्वतंत्रता के लिए अति आवश्यक है। ये इस बात का समर्थन करते हैं कि किसी न किसी रूप में स्वतंत्रताएं तभी कायम रह सकती हैं जब उस पर कुछ बंधन लगे होते हैं, अर्थात अगर किसी प्रकार के बंधन नहीं होते हैं तो या तो दूसरे की स्वतंत्रताएं प्रभावित होती हैं या व्यक्ति में निरंकुशता आ जाती है। इन विचारकों ने सकारात्मक स्वतंत्रता के आधार पर ही निर्धारित किया कि व्यक्ति को जो भी स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उस पर कुछ पाबंदी नहीं होती। इसीलिए यह माना जाता है कि स्वतंत्रता तभी कायम रह सकती है जब उस पर कुछ बंधन लगे। और अपन मानते हैं कि सकारात्मक पक्ष के आधार पर ही कुछ विद्वान स्वतंत्रता के प्रकारों को मानते हैं कि व्यक्ति के पास में इतने कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन सी स्वतंत्रताएं निर्धारित की जाती हैं। तो पहला दे रखा है आपकी प्राकृतिक स्वतंत्रता, जिसे अपन ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक स्वतंत्रता एक प्रकार से
व्यक्तिगत विकास एवं सामाजिक कल्याण पर आधारित होती है। लॉस्की इस बात का समर्थन करता है कि प्राकृतिक स्वतंत्रताओं के आधार पर अपन मानते हैं कि जो प्रकृति ने हमें स्वतंत्र रूप से पैदा किया है और स्वतंत्रता के अनुरूप कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत विकास का होना आवश्यक है, लेकिन सार्वजनिक विकास भी होना अति आवश्यक है। तो दोनों चीज़ों के आधार पर अपन कह सकते हैं कि प्राकृतिक स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए प्रकृति से प्राप्त वह स्वतंत्रताएं हैं जो व्यक्तिगत विकास के साथ साथ में सामाजिक कल्याण पर आधारित होती हैं। लॉस्की ने इसे पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए कहा है। दूसरी तरफ देखिए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संबंध केवल व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर है। जैसे अपन कह सकते हैं कि व्यक्तिगत हित, यानी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यानी व्यक्तिगत हित के कार्य जो सामाजिक हित में भी होते हैं, ऐसे कार्यों को वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर करता है। इसका कहने का तात्पर्य यह माना जाता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता वह है जिसका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता हो, जैसे कि व्यक्ति का रहन सहन, व्यक्ति की खान पीन शैली, व्यक्ति किस प्रकार से अपनी आचार विचार इंगित करता है, किस प्रकार से अपनी संस्कृति को बनाए रखता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है और इस पर बहुत कम पाबंदियां होती हैं। इसके अलावा देखिए कि नागरिक स्वतंत्रताओं से तात्पर्य विशेष तौर से ये माना जाता है कि जीवन की सुरक्षा को बनाए रखने का कार्य, यानी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि किस प्रकार से अपने जीवन को सुरक्षित रख सकता है। इसके अलावा देखिए कि कानून के समक्ष समानता को बनाए रखना, यानी वंश, धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर भेदभाव किए बगैर सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और एक ही प्रकार के कानूनों का होना अति आवश्यक है। कानून के समक्ष समानता के साथ साथ में देखिए कि जीविकोपार्जन के साधनों का होना भी आवश्यक है और विचार अभिव्यक्ति क्या होना भी अति आवश्यक है। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति जो विचार प्रकट करता है, कुछ व्यक्ति उनके विचारों से असहमत हो नहीं या सहमत नहीं हो, लेकिन फिर भी उनके विचारों को सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है आज जिन विचारों को अपन नज़रअंदाज कर रहे हैं, कल उन्हीं विचारों को अपना लिया जाए। इसी प्रकार की नागरिक स्वतंत्रता का समर्थन गैटल के द्वारा किया गया। गैटल ने इस बात का निर्धारण किया कि नागरिक स्वतंत्रता के तहत व्यक्ति को जीवन की सुरक्षा, कानून के समक्ष समानता, जीविकोपार्जन के साधन और विचार अभिव्यक्ति, इस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। और विशेष तौर से यह माना जाता है, लेकिन कुछ पाबंदियां भी इस पर रखी गई हैं, जैसे कि विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन ऐसे आचार विचार या ऐसे आचार विचारों को प्रकट नहीं कर सकता जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को ठेस पहुंचाता हो। दूसरी तरफ देखिए कि कानून यानी जीविकोपार्जन के साधन, इसमें भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन जीविकोपार्जन के साधन वैधानिक तरीके के होने चाहिए। अवैधानिक तरीके से जीवन यापन के साधन उपलब्ध कराना गैर कानूनी है। इसके अलावा कानून के समक्ष समानता से भी तात्पर्य दिया गया है। और दूसरा है जीवन की सुरक्षा। इसी प्रकार की स्वतंत्रताओं को गैटल के द्वारा निर्धारित किया गया है कि व्यक्ति के लिए ये अति आवश्यक चीज़ें हैं, लेकिन इस पर कुछ पाबंदियाँ लगी गई हैं जो निम्न प्रकार हैं। इसके बाद देखिए राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य यह था कि एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ में राज्य का नागरिक होता है और उससे यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह शासन के कार्यों में हिस्सेदारी निभाए और विभिन्न प्रकार के पदों को प्राप्त करने का अधिकार भी रखता है। या अपन कह सकते हैं कि नागरिकों को अपने देश की शासन व्यवस्था में भागीदारी निभाने और उसे संचालित करने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन गिलक्रास्ट के द्वारा किया गया था। विशेष तौर से अपन राजनीतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य जैसे कि मत देने का अधिकार प्राप्त होता है उसे, इसके मत देने की स्वतंत्रता है, निर्वाचित होने की स्वतंत्रता है, सार्वजनिक पद प्राप्त करने की स्वतंत्रता है और इसके साथ साथ में सरकार की आलोचना यदि व्यक्तिगत हित में और राष्ट्रीय हित में नहीं हो तो उसकी आलोचना करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती है और ये प्रकार की होनी भी चाहिए। इसके बाद देखिए कि आर्थिक स्वतंत्रता। अपने जानते हैं कि व्यक्ति अपने आर्थिक साधनों के आधार पर ही या अपनी शारीरिक मेहनत के आधार पर ही आर्थिक साधनों का उपयोग करता है और जिसके आधार पर जीवन को संचालित करता है। तो इसी प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए, स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए कि व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता के आधार पर जिस अर्थव्यवस्था का संचालन करता है या संचित करता है
उस पर केवल उसी व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था करने से अपन मानते हैं कि देश में गरीबी और अमीरी की खाई में अंतर आता है। तो इसका निर्धारण भी एक प्रकार से किया गया है कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन एक सीमा से अधिक यदि संपत्ति कोई व्यक्ति एकत्रित करता है तो दूसरा व्यक्ति उसके अभाव में रहता है। इसलिए एक सीमा से अधिक संपत्ति अर्जित करने पर उसे राज्य के द्वारा कुछ टैक्स का निर्धारण किया जाता है, उसे भरना होता है। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता आर्थिक आधार पर जीवन एवं परिवार का भरण पोषण के लिए आवश्यक है बहुत, और इसके अभाव में व्यक्ति अपना जीवन सार्थक नहीं बना सकता। लेकिन उसकी एक सीमा निर्धारित है कि इसके ज़्यादा यदि आप संपत्ति का अर्जन करते हैं तो आपको कुछ टैक्स या कर राज्य को प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि वह राज्य के विकास में उसे लगा सके। इसके आधार पर ही अपन ये कह सकते हैं कि जी.डी. कॉल ने भी इस बात को कहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता कोरी कल्पना है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्ति को प्रदान की जाती है तो उसके साथ साथ में राजनीतिक स्वतंत्रता का होना अति आवश्यक है, और इस बात का समर्थन राजनीतिक या आधुनिक विचारक जी.डी. कॉल के द्वारा किया गया था। इस बात को वह मानता है, और वह इस बात को कई इससे पूर्व भी कह चुका है कि विशेष तौर से आर्थिक समानता के अभाव में या आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। इसके बाद है अगली आपकी नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य व्यक्ति के वे आचरण होते हैं जो उसके नैतिक चरित्र और राज्य के प्रति श्रद्धा को इंगित करते हैं। विशेष तौर से कहा जाता है कि नैतिक स्वतंत्रता अपने चरित्र एवं नैतिक विकास में यानी पर्याप्त अवसर जो नैतिक आचरण से कार्य करे, इसके लिए विशेष तौर से आवश्यक है नैतिक स्वतंत्रता। इनका संबंध हालांकि व्यक्ति के आचरण से निर्धारित है, लेकिन कुछ चीज़ें इस प्रकार की भी दे रखी हैं कि नैतिक आचरण के आधार पर वह सार्वजनिक कल्याण के कार्यों में रुचि भी रखे और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग या अंशदान या अपनी संपत्ति का कुछ अंश सार्वजनिक कल्याण में भी लगा दे। इस प्रकार की नैतिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को सौंपी गई। इसके बाद देखिए कि धार्मिक स्वतंत्रता। एक देश में रहने वाले व्यक्ति एक ही धर्म के नहीं होते, एक ही समुदाय के नहीं होते, भिन्न भिन्न यानी राष्ट्रों में अलग अलग धार्मिक क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के धार्मिक समुदाय इत्यादि पाए जाते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया जाना अति आवश्यक है, जिसके कारण वह अपने धर्म को या अपनी आस्था को या अपने धर्म के स्थलों को निर्माण कर सकता है, और अंतःकरण की स्वतंत्रता उसे प्रदान की जानी चाहिए। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का यदि अनुसरण करता है तो उसका सहयोग एवं सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह अपने अपने धर्म का अनुसरण करने, धार्मिक यानी कर्मकांडों को करने या पूजा अर्चना करने या धार्मिक स्थलों का निर्माण करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। लेकिन कोई भी राज्य इस बात की अनुमति प्रदान नहीं करता कि एक धर्मावलंबी यदि अधिक होते हैं तो दूसरे धर्मावलंबियों को या धार्मिक पर कटाक्ष करे या उसे समाप्त करे या उस पर आरोप प्रत्यारोप करे। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार की व्यवस्था के आधार पर ही धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि व्यक्ति अपने धर्म का अनुसरण करने, पूजा अर्चना करने, अपने धार्मिक स्थलों का निर्माण करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता रखता है, लेकिन बशर्ते कि वह दूसरे धर्मों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। इसके बाद अगला दे रखा है आपकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता से तात्पर्य केवल उन चीज़ों से दे रखा है जिससे व्यक्ति राष्ट्र के प्रति श्रद्धाभाव रखे और राष्ट्र के प्रति लगाव रखा। जैसे कि अपन मानते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, इसके साथ साथ में राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये विशेष महत्वपूर्ण कार्य है कि व्यक्ति को राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। सामान्यतः अपन मानते हैं कि प्रत्येक देश में इन स्वतंत्रताओं का उपभोग एक निश्चित सीमाओं के आधार पर निर्धारित किया गया है, लेकिन फिर भी अपन मानते हैं कि इन स्वतंत्रताओं को बनाए रखने के लिए राज्यों में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, या अपन ये कह सकते हैं कि इन स्वतंत्रताओं का संरक्षण किस प्रकार से सुरक्षित किया जा सकता है। अपन ये मानते हैं कि अधिकार और स्वतंत्रताएं तब सीमित होती हैं जब किसी एक वर्ग को विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा वहाँ भी की जाती है जहाँ किसी न किसी प्रकार की न्यायिक व्यवस्था ठीक नहीं होती, लेकिन जहाँ पर न्यायिक व्यवस्था ठीक होती है,
कानून के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, वहाँ पर इन स्वतंत्रताओं को संरक्षित किया जाता है। जैसे कि अपन मानते हैं कि स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए सबसे पहली बात तो है कि जिस देश में भी स्वतंत्रताओं का निर्धारण किया जाता है वहाँ पर एक संविधान होता है। जैसे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था की गई है, उस मौलिक अधिकारों में अपन जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 12 से 30 और 32 के तहत उसके संरक्षण की व्यवस्था निर्धारित की गई है। 12 से 30 तक तो मौलिक अधिकारों का विवरण दे रखा है, लेकिन 32 के तहत उनकी सुरक्षा के प्रावधानों को निर्धारण किया गया है। तो इन स्वतंत्रताओं को संरक्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का होना आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि विशेष अधिकारों की समाप्ति। अपन ये मानते हैं कि जहां किसी एक वर्ग को विशेष अधिकार सौंपे जाते हैं तो दूसरा वर्ग उन अधिकारों से वंचित रह जाता है। इसलिए राज्य के लिए यह आवश्यक है कि विशेष अधिकारों की समाप्ति करने के साथ साथ में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान किए जाए। इसके अलावा देखिए कि कानून का शासन। अपन मानते हैं कि विधि के शासन के अनुसार जो शासन व्यवस्था संचालित की जाती है वो सभी व्यक्तियों के लिए समान प्रकार के कानूनों का निर्माण करती है। विशेष अधिकारों की समाप्ति के साथ साथ में ये भी माना जाता है कि समान अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था प्रत्येक वर्ग के लिए करता है। तो यानी कि राज्य में एक ही अपराध के लिए यदि कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति है तो उसे भी वही सजा मिलनी चाहिए, निम्न वर्ग का व्यक्ति है उसे भी वही सजा मिलनी चाहिए। इसे अपन कानून के शासन के रूप में मानते हैं। वैसे देखा जाता है तो विधि के शासन की सर्वप्रथम जो स्थापना की गई है या संचालित किया गया था वो ब्रिटेन के संविधान के तहत निर्धारित किया गया था, जिसे अपन विधि का शासन कहते हैं। इसके अलावा देखिए कि इसका शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। सामान्यतः शासन व्यवस्थाओं में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। जैसे कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। एक व्यवस्थापिका होती है जो कानूनों का निर्माण करती है, एक कार्यपालिका होती है जो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए कानूनों को संचालित करती है, और एक न्यायपालिका होती है जो उन कानूनों की समीक्षा करती है कि ये कानून वैध है अथवा नहीं। लेकिन यदि ये तीनों ही शक्तियां एक व्यक्ति में निहित होती हैं तो मनमाने कानूनों का निर्माण करके मनमाने तरीके से उसे संचालित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में स्वतंत्रताओं का कायम रखना बिल्कुल संभव नहीं है। तो राज्य में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का होना अति आवश्यक है, जो पूर्ण रूप से व्यवस्थापिका का कार्य किसी एक संस्था के द्वारा किया जाता हो या विधि निर्माण का कार्य किसी एक संस्था के द्वारा किया जाता हो, लेकिन उसे संचालित करने वाली संस्था कोई अन्य होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ में न्यायपालिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखना चाहिए ताकि वह इन दोनों के साथ साथ कोई भी अनैतिक कार्य नहीं कर सके। तो इसे अपन एक प्रकार से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के रूप में मानते हैं। अमेरिका के संविधान में सर्वप्रथम नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया था। इसके बाद देखिए कि स्वतंत्र न्यायपालिका। अधिकांश देशों में ऐसा माना जाता है कि वहां पर न्यायपालिका या तो व्यवस्थापिका से जुड़ी होती है और या वह कार्यपालिका से जुड़ी होती है। लेकिन जहां पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति पाई जाती है या न्यायिक सक्रियता की शक्ति पाई जाती है वहां पर न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया जाता है। अर्थात ये भी कहा जाता है कि जहां व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून या कार्यपालिका के द्वारा जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं उनकी समीक्षा न्यायपालिका के द्वारा की जाती हो, और अगर व्यक्ति के अधिकारों के विरुद्ध या स्वतंत्रताओं के विरुद्ध यदि कोई कानून बनाए जाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका के द्वारा उन्हें अवैध घोषित कर दिया जाता है। अतः इसी कारण वहां पर स्वतंत्रताएं कायम रह सकती हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का होना स्वतंत्रता के लिए अति आवश्यक है। इसके अलावा देखिए कि आर्थिक समानता। अपन ये मानते हैं कि आर्थिक समानता का होना भी एक प्रकार से बहुत आवश्यक है। राज्य अधिकांश है जब किसी न किसी प्रकार की नागरिक स्वतंत्रताएं या राजनीतिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है तो उससे पूर्व यह आवश्यक है कि उससे आर्थिक समानताएं भी निर्धारित करते हैं। अर्थात राज्य के द्वारा जो भी विकासात्मक कार्य किए जाएं वो सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किए जाएं, या अपन ये कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से विकसित होने के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, और इसकी व्यवस्था प्रत्येक संविधान में की जाती है। इसके अलावा एक और है कि सार्वजनिक जागरूकता। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को जाने और अपनी स्वतंत्रताओं को जाने, और स्वतंत्रताओं के साथ साथ में उस पर लगी हुई पाबंदियों का यदि अनुसरण करता है तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी इन स्वतंत्रताओं का उपभोग कर सकता है।
विशेष तौर से अपन ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रताओं का जो ये प्रतिरूप आपके सामने निर्धारित किया गया है, जिसमें स्वतंत्रताओं को एक तरफ हॉब्स ये मानता है कि बंधनों का नहीं होना ही स्वतंत्रता है, दूसरी तरफ यह एक नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है। दूसरी तरफ सकारात्मक स्वतंत्रता वह है जिसमें यह निर्धारित किया गया है, जिसमें लॉक है, ग्रीन है, गेटल है इत्यादि, स्पेंसर है, ये इस बात के निर्धारण करते हैं कि स्वतंत्रता तब ही कायम रह सकती है जब उस पर कुछ बंधन लगे हों, अर्थात बंधनों के अभाव में स्वतंत्रता कायम नहीं की जा सकती। और उसी आधार पर कुछ विचारकों ने स्वतंत्रताओं को 8 रूपों में विभाजित किया और उसके संरक्षण के बारे में भी निर्धारित किया कि किस प्रकार से स्वतंत्रताओं को संरक्षण कहा जा सकता है। अगली ऑनलाइन क्लास में आपको बताया जाएगा कि स्वतंत्रताओं के साथ साथ समानताएं यानी किस प्रकार की होती है, समानताओं को परिभाषित कैसे किया जा सकता है, समानताएं कितने निर्धारित करती है और समानता और स्वतंत्रता में क्या संबंध है। तब तक के लिए धन्यवाद।